हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वाइन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अनुप्रयुक्त भौतिकी यानी कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के यूनिट 4 के इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, ज्वाइन क्लासेस चैनल पर आपके लिए हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि थर्ड तक तो हमने न्यूमेरिकल और थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फोर्थ यूनिट की हमने लास्ट वीडियो में केवल थ्योरी को कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ की वीडियो नहीं देखी है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा और वहां से आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो है अनुप्रयुक्त भौतिकी यानी कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के फोर्थ यूनिट विद्युत धारा के इंपोर्टेंस न्यूमेरिकल के ऊपर। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसने दिया हुआ है कि यदि 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। देखिएगा, न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा, आधा न्यूमेरिकल आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जाना चाहिए। यदि 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, कोई चालक है, उसमें 2 एम्पियर की धारा को 10 सेकंड तक प्रवाहित किया जा रहा है, तो प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। सबसे पहले हमें Q की वैल्यू बतानी है, प्रवाहित आवेश की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसने ये बताया है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है इसी में कि यह भी बताइए कि 10 सेकंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। 10 सेकंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा यह भी बताना है। यानी कि एक क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चन आपसे मालूम किए हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे कि दिया हुआ क्या है, तो I इक्वल टू 2 एम्पियर दिया हुआ है और T इक्वल टू 10 सेकंड दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है IT, तो I की वैल्यू 2 है और T की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। और Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, तो कितना आ जाएगा 20 कूलाम। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर जो उसने पूछा था, प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। तो कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, 20 कूलाम का। अब सेकंड क्वेश्चन उसने इसी में पूछा है कि यह भी बताइए 10 सेकंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह हुए, तो 10 सेकंड में यानी कि T इक्वल टू 10 और N इक्वल टू हमें निकालना है, तो Q इक्वल टू NE से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से जब E की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन N आ जाएगा, और यहां पर Q की वैल्यू कितनी है, 20 कूलाम। तो 20 बटे और E का हम सभी जानते हैं कि कितना जो आवेश है वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है n इक्वल टू 1.25 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तो 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है 1.25 इंटू 10 की पावर 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि जो 10 सेकंड में कुल इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ वो कितना हुआ, 1.25 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में प्रवाह होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए हुए चित्र में, जो हमें ये चित्र दिया हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। दिए गए चित्र में R1 R2 देखिएगा, R1 और R2 कितना है, 8 है। R3 R4 R5, R3 R4 R5 कितना है, 4 है। और R6 कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो E है वो कितना है, वो है 12 वोल्ट, तथा आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध कितना है, वो है 0.5 ओम। यानी कि ये जो वैल्यू है आंतरिक प्रतिरोध की, ये कितनी है, 0.5 ओम है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उसने मालूम किया है, परिपथ में धारा कितनी है वो उसने मालूम की है, और सेल की प्लेटों के मध्य टर्मिनल विभवांतर कितना है वो हमको बताना है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध उसने पूछा है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध किस तरीके से हम निकालेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस फिगर में देखिएगा कि R1 R2 और R3 तीनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों किस में हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो R1 R2 R3 किस में, समांतर में है। और समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है तुल्य प्रतिरोध का 1/r डैश। हमने मान लिया इन तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, r डैश है। तो 1/r डैश इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और हम वैल्यू रख देंगे कि r1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू थी हमारे पास 8, R2 की वैल्यू भी हमारे पास 8 थी, और R3 की वैल्यू कितनी है,
4 है। तो R1 यानी कि 1/8, R2 1/8, R3 कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/r डैश की वैल्यू कितनी आती है 4/8, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा 2 ओम। तो R डैश यानी कि R1, R3 और R2 इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आया हमारे पास 2 ओम आया है। इसी प्रकार आप देखिएगा चित्र में हमें दिया गया है R4 और R5। R4 और R5 दोनों ही किसमें समांतर क्रम में है, तो इनको भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। मान लिया कि R4 और R5 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है R डबल डैश है, तो R डबल डैश हम करेंगे 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/r4 प्लस 1/r5। दोनों की वैल्यू 4 है तो 1/4 प्लस 1/4 आ जाएगा, तो 2/4। यहाँ पर R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो देखिएगा R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आया है और R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध कितना है 2 ओम आया है। तो देखिएगा यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का हम फिगर बनाएंगे। ये जो है इसको हमने एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो सर्किट बनेगा वो बनेगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुल्य प्रतिरोध आ गया R1, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया R डबल डैश, ठीक है, R डैश और R डबल डैश आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से फिगर बनता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा R डैश, R डबल डैश और R6, R डैश, R डबल डैश और R6 जो है ये तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों ही क्या है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होता है, आपस में तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा R इक्वल टू यानी कि तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू R1 प्लस R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R6 इक्वल टू 2 + 2 + 1.5 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 5.5 ओम। तो हमें जो है R डैश, R डबल डैश और R6 के श्रेणी क्रम में जो जुड़े हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया 5.5। तो R इक्वल टू कितना आ गया 5.5 ओम, ठीक है। तो फर्स्ट हमें आंसर मिल चुका है, यानी कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है 5.5 ओम है। अब निकालना है सेकंड परिपथ की धारा। उसने परिपथ की धारा पूछा है, तो देखिएगा परिपथ की धारा अगर हमें निकालनी है तो जब हमें इंटरनल प्रतिरोध भी दिया हुआ हो तो हम निकालते हैं विद्युत वाहक बल यानी कि E अपन कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध और जो इंटरनल प्रतिरोध दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, तो I इक्वल टू E/R प्लस R हो जाएगा। तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा, E कितना है, E हमें दिया हुआ है 12, ठीक है। देखिएगा E हमें दिया हुआ था 12 वोल्ट दिया हुआ था और आंतरिक प्रतिरोध कितना है यानी कि स्मॉल r की वैल्यू 0.5 ओम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम E की वैल्यू हम रखेंगे 12 और R की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 5.5 ओम और स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास है 0.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 12.6 और I इक्वल टू हमारे पास बन जाता है 2 एम्पियर। तो ये हो गया हमारे पास परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो है 2 एम्पियर की। नंबर 3 उसने पूछा है कि सेल की प्लेटों के मध्य टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। तो टर्मिनल विभवांतर निकालने के लिए हमने आपको बताया था थ्योरी लेक्चर में कि जब सेल से धारा दी जा रही हो, ठीक है, सेल से धारा दी जा रही है तो हम क्या करते हैं कि V इक्वल टू E माइनस आई आर करते हैं। लेकिन अगर सेल को धारा दी जा रही है, ठीक है, देखो एक तो है सेल से यानी कि सेल में से धारा जा रही है, दूसरा है सेल को यानी कि सेल को धारा दी जा रही है यानी कि सेल में ऐड हो रहा है, सेल को चार्ज किया जा रहा है। तो जब होता है V इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। तो इस टाइम क्या हो रहा है देखिएगा सेल से धारा निकल रही है, ठीक है, सेल से धारा जा रही है, चार्ज नहीं हो रहा है। तो हम क्या रखेंगे ये माइनस वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर आ जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है 0.5 है, I की वैल्यू कितनी मिली थी हमें 2 एम्पियर थी और E की वैल्यू कितनी है 12 है। इन सभी को सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है V इक्वल टू 11 वोल्ट। V इक्वल टू 11 वोल्ट। तो सेल की प्लेटों के मध्य टर्मिनल विभवांतर कितना हुआ 11 वोल्ट हुआ। यही हमारा पास आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिएगा कितना इजी क्वेश्चन था लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स आता है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया है। बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको बताया है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। एक विद्युत हीटर पर 550 वाट व 200 वोल्ट अंकित है। कहने का मतलब यह है कि एक विद्युत हीटर है, उस पर जो लिखा हुआ है 550 वाट और कितना है 200 वोल्ट है, यानी कि उस पर लिखा हुआ है कि ये 550 वाट का है 200 वोल्ट का है।
इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से ये हुआ और इसी में आपसे मालूम किया गया है कि इसको 10 घंटे प्रयोग करने पर 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो हमें दिया हुआ है कि विद्युत हीटर की जो पावर है वो कितनी दी हुई है, 550 वाट दी हुई है और 200 वोल्ट उसका विभव दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट और टाइम कितना है 10 घंटे। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रतिरोध की। हम जानते हैं कि P = V²/R होता है। तो इस फॉर्मूले से हम करेंगे, यानी कि पावर हमें दी हुई है। हमने क्या कहा था कि अगर हमें पावर निकालनी है कब, वो भी जब हमें विभवांतर दिया हो, यानी कि विभव दिया हो और प्रतिरोध दिया हो, तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का। लेकिन हमें जो है पावर दी हुई है और विभव दिया हुआ है और हमें क्या पूछ रहा है, आर दिया हुआ है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि कहां से ये फॉर्मूला आया है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जा क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आर की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो आर = जब हम करेंगे तो यहाँ पी जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा V²/P। वी की वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट है और पी की वैल्यू है 550 वाट। तो दोनों की हम वैल्यू रख देंगे 220 × 220/550। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 88 ओम। तो जो आर है हमारे पास कितना आ गया, 88 ओम आ गया है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध कितना निकला, हमें मिला 88 ओम। ठीक, अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम क्या निकालने वाले हैं कि 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से कितना खर्च आएगा 10 घंटे में। तो देखिएगा, हमें पता है कि ऊर्जा कितनी दी हुई है, यानी कि पावर कितनी है, इसमें 550 वाट है। तो P = 550 × 1000/1000 अगर हम कर दें तो कितना बन जाता है, किलोवाट बन जाता है, यानी कि 550/1000 किलोवाट हो गया। अब हम इसको किलोवाट में तो कन्वर्ट करके ले गए, लेकिन ये क्या है, ये व्यय ऊर्जा है कितनी, 1 घंटे में। ठीक है, ये कितनी है, 1 घंटे में है। तो 10 घंटे में व्यय ऊर्जा कितनी होगी, 1 घंटे में ये थी, तो 10 घंटे में कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई हमने की तो हमें कितने मिल गई, 10 घंटे की व्यय ऊर्जा मिल गई है, यानी कि किलोवाट घंटा। तो कितना हुआ, 5.5। 10 घंटे की कितनी होगी, 5.5। तो अब निकालना है ये 10 घंटे की, हमें जो है जो पावर है वो हमें मिल गई है। लेकिन हमें क्या निकालना है कि 10 घंटे प्रयोग करने पर 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से कितना खर्च आएगा। तो देखिएगा, ये मिल गया हमें 5.5 किलोवाट घंटा। ठीक है, 10 घंटे की इतनी पावर हमें मिली है। लेकिन वो कह रहा है कि 10 घंटे में 1 रुपए प्रति किलोवाट की दर से, 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से कितना खर्च आएगा। तो देखिएगा, जब हम निकालेंगे 1 घंटे का 1 रुपए के हिसाब से 10 घंटे की, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रुपए पर किलोवाट घंटे से। ठीक है, 1 रुपए पर किलोवाट घंटे से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5.5 रुपीज जो हमारे पास है कुल खर्च। ठीक है, तो कुल खर्च 10 घंटे में 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटे में कितना आएगा, 5.5 किलोवाट आएगा। कितना आएगा, 5.5 किलोवाट नहीं, यहां पर आ जाएगा 5.5 रुपीज। ठीक है, तो हमें यह पता चला कि 10 घंटे में 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, ठीक है, कुल 10 घंटे में कितना खर्च आएगा। तो 10 घंटे में 1 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से जो खर्च आता है वो आता है 5.5 रुपीज। क्लियर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस किरचॉफ लॉ यानी किरचॉफ के नियम पर आधारित है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। किरचॉफ लॉ बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन अगर इसको करें तो ये काफी आसान है। देखने में इतना कंफ्यूजन सा लगता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखिएगा, क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये परिपथ दिया हुआ है, इसमें 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इसमें 5 ओम कहां पर है, 5 ओम है यहां पर, यानी कि 5 ओम। इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा कितनी है, I1 + I2। तो इसका मतलब यह है हमें I1 + I2 की ही वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप ये क्लियर कीजिएगा, I1 + I2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें क्लियर हुआ। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो माना
4 वोल्ट सेल में I1 धारा तथा 6 वोल्ट सेल से I2 धारा, ठीक है। 4 वोल्ट यानी कि यहां से 4 वोल्ट से I1 धारा प्रवाहित हो रही है और 6 वोल्ट से हमने देखा कि I2 धारा प्रवाहित हो रही है, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो किरचॉफ के नियम से हम किस तरीके से करेंगे, दो पाश को हम बांट लेंगे, ठीक है। दो पाश को हम बांट लेंगे तो बंद पाश कौन सा हुआ, फर्स्ट बंद पास हमारे पास हुआ ये वाला, तो इसको हम मानेंगे ए बी ई एफ ए, यानी कि इस बंद पाथ में हम लेकर के चलते हैं आपको। तो देखिएगा यहां पर हमने माना कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि जो धारा की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम चलते हैं, तो हमने मान लिया कि प्लस है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप माइनस लोगे तब भी आंसर यही आएगा, प्लस लोगे तब भी आंसर यही आएगा। ये नहीं कि जैसा मैं करा रहा हूं वैसे आप कीजिएगा, लेकिन आपको मेथड समझ में आता है तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो टोटल, ठीक है, विभवांतर का बीजगणितीय योग होता है वो किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर जो होता है वो विभवांतर का जो विभव है उसका बीजीय योग होता है। तो विभव को हम क्या लिख सकते हैं, आई आर। तो समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई हम लिखते हैं। तो देखिएगा टोटल आई आर, ठीक है, किस तरीके से हम लिखते हैं। तो देखिए यहां से बैटरी से हम चलते हैं, बैटरी से कौन सी धारा गई, I1, जहां पर भी हमें प्रतिरोध मिलेगा हम उसको लिखेंगे। तो देखिएगा यहां से यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है, जैसे ही हम यहां पर गए तो यहां पर हमें प्रतिरोध मिला 5 ओम का, 5 ओम का प्रतिरोध मिला, लेकिन इसमें धारा कितनी है, I1 प्लस I2। तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 और इंटू 5। तो I कितनी है, I1 प्लस I2 इस प्रतिरोध में, और R कितना है, 5, ठीक है। अब देखते हैं उसी डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन वही है, उसी डायरेक्शन में अगर हमको दूसरा प्रतिरोध मिलता है और डायरेक्शन उसकी वही है जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, I1 धारा इसमें जा रही है तो I1 और इंटू ओम यानी कि 1 ओम है, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम। तो I1 इक्वल टू 1। और देखिएगा इस जो हमने पास लिया है, इस पास में, इस बंद पास में जो बैटरी लगी हुई है वो कितनी है, 4 वोल्ट की। तो विद्युत वाहक बल कितना हुआ, 4 वोल्ट। क्लियर। तो हम यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5I1 प्लस 5I2 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, I1 इंटू 1, तो I1 आ जाएगा इक्वल टू में 4 है। तो यहां पर देखिएगा 5I1 और I1 दोनों का ऐड करेंगे तो 6I1 हो जाएगा प्लस I2 इक्वल टू में 4। इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली। अब देखते हैं बंद पास BCDEB, BCDEB इसमें चलते हैं। तो हमने मान लिया कि देखो धारा की जो डायरेक्शन है, धारा की डायरेक्शन वो किधर है, वो इस साइड है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसी साइड में हम क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है आपसे, आप माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप माइनस भी मान सकते हैं तब भी आंसर वही आएगा, आप इस साइड को प्लस मानो तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से है, धारा की दिशा इस तरीके से, तो हमने इसको प्लस मान लिया है। तो धारा की दिशा में हम चलते हैं, बैटरी से स्टार्ट करते हैं, तो हमें मिला एक प्रतिरोध, प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। तो कितना आ जाएगा, I2 इंटू 4, धारा कितनी है, I2, तो I2 इंटू 4 आ गया। इसी तरीके से आगे चलें तो आगे हमें मिला, फिर से इसी पास में चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे, इसी पास में हम चले तो I2 प्लस I1, ठीक है, I2 प्लस I1 और इंटू में 5 आएगा, तो I1 प्लस I2 इंटू 5 आ गया। अब इसी तरीके से हम और आगे चलेंगे, इसको हमें पूरा घूमना है, पूरा चारों तरफ घूमना है, तो हमें जितने प्रतिरोध मिलेंगे उतने हम लिखते जाएंगे। थर्ड हमें मिला I2 धारा वाला और कितना है, 2 ओम का, तो कितना हो जाएगा, I2 इंटू 2 और इक्वल टू में कितना है, बैटरी कितनी लगी है, 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की इसमें बैटरी आ गई। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 4I1 यहां से 5 की मल्टीप्लाई होगी, 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 6, ठीक है। कितना आया, 4I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 इक्वल टू 6 आया। देखिएगा I2 ये है, I2 ये है और I2 ये है, ठीक है। तो 5I1 एज इट इज लिखा और यहाँ पर 4 प्लस 5 9 प्लस 2 11, तो 11I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम सॉल्व करेंगे जैसे हम कक्षा 8 में करते थे, 8th में, 9th में, 10th में हमने किया है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर ना तो I1 बराबर है ना ही I2 का गुणांक बराबर है, कुछ भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 30I1 प्लस 25I2 इक्वल टू में 20 और 30I1 प्लस 66I2 इक्वल टू 36।
यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा -66 है और प्लस के 25 है, तो हम क्या करेंगे 66 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 41 बचेगा। I2 इक्वल टू में 36 में से 20 गए तो माइनस में कितना बचेगा 16। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा I2 की वैल्यू, देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो कितना आ जाएगा, यहां पर आता है I2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 16/41 आ जाएगा, 16/41 एम्पियर। ये तो हो गया I2 की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 में I2 का मान हम जैसे ही रखेंगे, समीकरण 1 कौन सी थी हमारे पास, ये। ठीक है, इसमें हम I2 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6I1 + 5 इंटू, देखिएगा I2 की जगह पर हम क्या रखेंगे 16/41, तो 16/41 रखा इक्वल टू में कितना है 4 है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16 80 हो जाएगा, 80/41 इक्वल टू 4। अब देखिएगा 6I1 जब हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4 के माइनस में जाएगा तो 80/41 हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने यहां पर इधर सॉल्व किया है तो इस साइड में हम सॉल्व करते हैं। 6I1 इक्वल टू 164, देखिएगा यहां से इसके अपॉन में 1 माना, हमने क्या किया इसके अपॉन में 1 माना और इसको हमने एलसीएम लिया तो कितना आया 41, यहाँ पे 41 आया है और इसको हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो कितना आया 41 इंटू 4 164 और माइनस कितना है 80/41, तो कितना आया 164 माइनस 80 को सॉल्व करने के बाद 84 आया है और अपॉन में 41 है। तो I1 इक्वल टू 84/41 इंटू 6, यानी कि ये 6 है, ये 41 के मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आता है, देखिएगा 6 से 84 को हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ पर कितना आया 14/41 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 14/41 एम्पियर और I2 की वैल्यू कितनी थी 16/41। तो यहां पर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था I2 यानी कि I2 + I1। ठीक है, दोनों का ऐड निकालना था क्योंकि हमें बताया गया था कि 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो 5 ओम प्रतिरोध कहां पर है, यहां पर, और इसमें बहने वाली धारा कितनी है I1 + I2, तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो I1 हमें मिल गया है, I2 हमें मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे अब I1 + I2 को दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर जो हमारे पास आता है वो आता है I1 + I2 इक्वल टू 30/41 एम्पियर। तो आंसर कितना आया फ्रेंड्स 30/41 एम्पियर। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा सही तरीके से किरचॉफ लॉ का किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किरचॉफ लॉ पर है तो आइए उसको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखिएगा ये एक परिपथ दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दिए गए परिपथ में बिंदु B तथा D के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। B और D, ये B और D जो आपको दिखाई दे रहा है इसके मध्य हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो परिपथ में देखिएगा ABC का तुल्य प्रतिरोध, सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं और फिर इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा ए बी सी, इसमें क्या है यहां से यहां, ठीक है यहां से यहां ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। हमने मान लिया कि ए बी सी यानी कि ए बी सी का तुल्य प्रतिरोध कितना है R1 है, तो हमने क्या निकाला इसका जो श्रेणी क्रम में होता है क्या होता है R1 इक्वल टू जो भी है 10 और प्लस में 30, तो R1 कितना आ जाएगा 10 + 30 इक्वल टू 40 ओम आ जाएगा। तो ए बी सी का तुल्य प्रतिरोध कितना आया 40 ओम। इसी तरीके से ए डी सी भी दोनों प्रतिरोध कितने हैं, ए डी सी में दोनों प्रतिरोध कितने हैं, किस में है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में हमारे पास कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा R2 इक्वल टू 15 + 25 इक्वल टू 40। तो हमने क्या माना ए बी सी का तुल्य प्रतिरोध R1 कितना आया 40 और ए डी सी का तुल्य प्रतिरोध कितना माना था हमने R2 माना था, वो भी 40 आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2। क्लियर। तो अब हमारे पास जो सर्किट बनता है वो किस तरीके से बनता है देख लीजिएगा। हमारे पास सर्किट बना, यहां से इसको हमने किया, ये दोनों एक हो गए, दोनों को एक करने पर हमें मिला R1, ये दोनों एक हुए तो हमें मिला R2। तो हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिएगा दोनों के दोनों समांतर क्रम में हैं, ठीक है, हमें दोनों के दोनों समांतर क्रम में मिले हैं। तो दोनों समांतर क्रम में होने के बाद हमें क्या मिलता है कि R1 R2 समांतर क्रम में अगर हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो हमने माना कि R1 R2 का अगर हम तुल्य प्रतिरोध R मान लें तो ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। इनकी हम वैल्यू रख देंगे तो क्या
आएगा इक्वल टू में 1/40 प्लस 1/40। अब देखिएगा 40 एलसीएम आया तो 1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/20, यानी कि 1/r इक्वल टू 1/20 है। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आई है 20 ओम। ठीक है, हमें यहाँ पर r की वैल्यू 20 ओम मिल गई है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर I इक्वल टू I1 प्लस I2 मैंने क्यों लिखा है, तो देखिएगा यहाँ से बैटरी से हमने माना कि I धारा गई हुई है। ठीक है, I धारा प्रवाहित हुई है, I धारा प्रवाहित हुई तो यहाँ पर ये दो, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है I1 प्लस I2। ठीक है, I1 में और I2 में। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए क्यों लिखा कि I1 प्लस I2 दोनों जो है वो I1 के बराबर है, क्योंकि I1 ही तो डिवाइड हुई है दोनों पार्ट में। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ये दोनों यहां से निकलेंगे तो फिर से I बन जाएगा। तो यहां पर जो ऐड होगा वो I1 प्लस I2 दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है I मिलता है, यानी कि ये I धारा ही दोनों में बटी हुई है। मान लिया आपके पास 2 रुपए हैं, आपने क्या किया, 2 बच्चों को 1-1 रुपया दे दिया उसी को। ठीक है, 2 रुपए हैं आपके पास, 2 सिक्के हैं और 1-1 सिक्का उनको दे दिया, फिर से उनसे वापस लिया तो क्या हुआ कि फिर से वो 2 रुपए बन गए। ठीक है, तो वही 2 रुपए, वही 2 सिक्के तुमने उनको दिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वे जो 2 सिक्के उनको दिए हैं वो उन 2 रुपए का ही पार्ट है। इसी तरीके से जो ये I1 और I2 हैं, इन दोनों को अगर फिर से ऐड कर दिया जाए तो वो I1 को ही बनाते हैं। तो ये I1 और I2 दोनों I के ही पार्ट हैं, जो भी हमें 2 वोल्ट बैटरी से धारा प्रवाहित की थी। तो यहां पर हमें अब निकालना है परिपथ की धारा। देखिएगा परिपथ की धारा किस तरीके से हम निकालते हैं। परिपथ की धारा के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था कि विद्युत वाहक बल अपन कुल प्रतिरोध होता है, तो E/R प्लस R आ जाएगा, यानी कि अगर कोई उसमें इंटरनल प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, तो हम उसको स्मॉल r से लिखते हैं। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध इसमें क्या है 0 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा E/R प्लस 0। तो यहां पर E की वैल्यू कितनी है 2 और R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 20, तो 2/20 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/10, और 1/10 को सॉल्व करते हैं तो 0.1 आता है। तो I की वैल्यू हमें कितनी मिली 0.1 एम्पियर। यहां पर हमें परिपथ में जो धारा है उसकी वैल्यू मिल गई है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, अब सेल का टर्मिनल विभवांतर पे निकालेंगे। तो देखिएगा यहां पर हमने अभी पीछे जो क्वेश्चन किया है उसमें बात की थी कि अगर ये सेल है तो सेल को अगर धारा दी जा रही है, यानी कि सेल को चार्ज किया जा रहा है, तो लिखेंगे E प्लस IR। ठीक है, ये V के इक्वल, और अगर सेल से धारा ली जा रही है तो हम लिखेंगे V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, तो सेल से यहां पर धारा ली जा रही है, ठीक है, तो हम लिखेंगे V इक्वल टू E माइनस IR को। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर हम कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू E माइनस IR इक्वल टू E माइनस I, और देखिएगा स्मॉल r 0 है तो क्या लिखेंगे I इंटू 0, तो क्या आ जाएगा V इक्वल टू E और कितना है 2। ठीक है, 2 वोल्ट। अब यहां पर जैसे ही हमने यहां पर निकाला है कि V इक्वल टू E हमारे पास आया तो कितना है 2 वोल्ट है, तो V भी हमारे पास कितना हो जाएगा 2 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए I1 प्लस I2 कितना था I था। ठीक है, I1 प्लस I2 कितना बताया था हमने I था, और I की वैल्यू कितनी है 0.1, तो कितना आ जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I बराबर कितना है 0.1 एम्पियर है। ठीक है, अब देखिएगा हमने लिखा है R1 इक्वल टू R2 बराबर 40। तो देखिएगा हमें पहले ही मिला था, सबसे पहले हमने यही निकाला था कि R1 की वैल्यू कितनी है 40 है, R2 की वैल्यू कितनी है 40 है। तो R1 R2 बराबर हम लिख सकते हैं 40 ओम। इसीलिए I1 इक्वल टू I/2, I2 इक्वल टू I/2, यानी कि I1 और I2 में दोनों में आधी आधी जो धारा है वही प्रवाहित होगी। वो किस लिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को समझ लीजिएगा किस तरीके से यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए हमने क्या बताया था कि धारा का मान जो है वो R पर डिपेंड करता है। यहां पर हम ओम के नियम से देख लेते हैं, V इक्वल टू IR होगा। क्लियर, तो V इक्वल टू IR होने पर हमें यह देखने को मिलता है कि R जब दोनों तरफ, ठीक है, जो R है वो R1 और R2 दोनों कितना है 40 है, यानी कि हम देख सकते हैं कि इस सर्किट में R बराबर है 40 ओम के, और इस सर्किट में भी R बराबर है 40 ओम के। तो जो प्रतिरोध बराबर है, ठीक है, दोनों प्रतिरोध बराबर हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा दोनों में ही समान धारा प्रवाहित होगी।
अगर यहाँ पर वैल्यू कुछ और होती और यहाँ पर वैल्यू कुछ और होती, जो हमारा प्रतिरोध है उनकी वैल्यू अलग अलग होती, तो यहाँ पर I की वैल्यू अलग निकल के आती, यहाँ पर I की वैल्यू अलग निकल करके आती है। तो यहाँ पर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना है 40 है, तो धारा का मान आधा आधा बट जाता है। तो क्या होगा, अगर प्रतिरोध दोनों के बराबर हैं तो धारा का मान आधा आधा बट गया। तो I1 इक्वल टू I अपॉन 2 यानी कि 0.1/2 इक्वल टू 0.05 एम्पियर, I2 इक्वल टू I अपॉन 2 इक्वल टू 0.1/2, ये भी कितना आया 0.05 एम्पियर आया है। अब यदि बिंदु 1 का विभव जो है वो कितना है, VA इक्वल टू 2 वोल्ट। 2 वोल्ट किस लिए, क्योंकि यहां पर देखिएगा बिंदु A बैटरी से कनेक्ट है, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, तो बिंदु A पर कितना विभव है 2V यानी कि 2 वोल्ट है। तो अगर VA का विभव है यानी कि A पॉइंट का विभव 2 वोल्ट है, तो A व B के बीच विभवांतर जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, VA माइनस VB। अब यहां पर VA माइनस VB किस तरीके से निकालते देखिएगा, अगर ये दो टर्मिनल है और इधर हमें बीच में रेजिस्टेंस है, ये A है और ये B है, इसमें 10 ओम रेजिस्टेंस है और I1 धारा बह रही है, ठीक है। तो A और B का विभवांतर क्या होता है, VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 और इंटू में 10, यानी कि जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इंटू में जो उसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो यहां पर I1 धारा इसमें बह रही है, देखिएगा आप फिगर में समझ लीजिएगा, I1 धारा इसमें बह रही है A और B के बीच में, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का, तो कितना आ जाएगा I1 इंटू 10 इक्वल टू में I1 की वैल्यू कितनी है 0.05, तो 0.05 इंटू 10 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आती है 0.5 वोल्ट में, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, VB की वैल्यू निकालनी है। VB की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 0.5 माइनस के VA करना होगा, ये इधर से माइनस में आएगा, तो 0.5 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1.5 वोल्ट आ गया, ठीक है। यहां से माइनस कैंसिल आउट होता है, तो VB की वैल्यू कितनी आई 1.5 वोल्ट, क्लियर। अब देखते हैं VA माइनस VD, यानी कि VA और VD के बीच, VA और VD के बीच कितना प्रतिरोध है 15 है, और धारा कौन सी है I2, तो कितना आ जाएगा I2 इंटू 15 इक्वल टू 0.05 इंटू 15 आ जाएगा, और इक्वल टू में 0.75 वोल्ट आ जाता है। तो VD इक्वल टू कितना आया, VA माइनस 0.75 इक्वल टू 2 माइनस 0.75 आ गया, यानी कि VA की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 माइनस 0.75, तो VD इक्वल टू कितना आया 1.25 वोल्ट आ गया है, ठीक है। इसी तरीके से VB माइनस VD निकालेंगे, यानी कि VB और VD इन दोनों के बीच में विभवांतर हम निकालेंगे। तो VB की वैल्यू हमें पता है, VD की वैल्यू हमें पता है, दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे 1.5 माइनस 1.25, तो 1.5 माइनस 1.25 करने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0.25 वोल्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स VA और VD, ठीक है, कितनी आई है वैल्यू 0.25। A और D के B और D के बीच में जो भी विभवांतर की वैल्यू हमें मिली है वो कितनी है 0.25, और यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, जो हम करने वाले हैं ब्रिज पर। जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम आने वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, और वो वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।